Hey everyone, welcome back to my channel. Today is day 1 of 75 days coding challenge and I'm pretty excited to see you here because in this video we are going to cover this keyword in depth because this keyword is very important and most confusing part of JavaScript ecosystem, and we will discuss it in depth because it is very important for other machine coding questions also. So let's get started. To understand this keyword, we first need to understand the call site, which is nothing but the place from where the function is being called, जहाँ से मेरा function call हो रहा है. And there are 4 rules to identify this binding कि this की value क्या रहने वाली है. We'll discuss all these rules first independently and then we will discuss if there is any place where multiple rules are being applied. Then the order of precedence we'll discuss. ओके, सो फर्स्ट रूल है जो कि डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग है. दिस इज़ मोस्ट कॉमन यूज केस एंड दिस इज़ बीइंग अप्लाइड व्हेन देयर इज़ स्टैंडअलोन फंक्शन इन्वोकेशन. ओके, फंक्शन इज़ बीइंग कॉल्ड एज स्टैंडअलोन फंक्शन इन्वोकेशन, राइट. And this rule state whenever there is any standalone function invocation, if JavaScript is running is non-strict mode, then value of this will be pointed to global object which is window in browser. And if JavaScript is running in strict mode, which is in most cases, then the value of this will be undefined. Okay, this is for non-strict. And this is also a catch-all rule because catch-all rule means when none of the other rules is being applied, then this is the default one. Okay, so yeah, let's take an example in the code. Let's say I'm creating a function, inside it I'm printing out this .a. okay, ग्लोबल स्कोप में मैं ए की वैल्यू क्रिएट कर देता हूँ 20. फू को कॉल कर रहा हूँ. दिस करंटली आई एम रनिंग जावास्क्रिप्ट इन नॉन स्ट्रिक्ट मोड. तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए की वैल्यू जो प्रिंट हुई है वो 20 प्रिंट हुई है बिकॉज यहाँ पर दिस की वैल्यू जो है एज पर डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग रूल वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है विच इज़ विंडो, और विंडो पे हमारा ए की वैल्यू 20 है जो कि हमने ग्लोबल स्कोप में डिफाइन किया हुआ है. लेट्स से आई वांट टू रन इट इन स्ट्रिक्ट मोड में रन करता हूँ. तो यहाँ पर दिस की वैल्यू अनडिफाइंड रहेगी डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग रूल के अकॉर्डिंग, और इसी की वजह से मेरे यहाँ पर एरर आ रहा है बिकॉज आई एम ट्राइंग टू रीड द वैल्यू ऑफ ए ऑन दी अनडिफाइंड. ओके, सो दिस इज़ डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग रूल, द फर्स्ट रूल. एंड लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड रूल, इम्प्लिसिट बाइंडिंग. ये रूल तब अप्लाई होगा जब हमारा कॉल साइट रहेगा एनी ऑब्जेक्ट. ओके, एंड दिस रूल स्टेट दैट व्हेनेवर देयर इज कॉल साइट इज ए कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, then that object should be used for this binding in that function invocation. Okay, so let's say I have one object and I have value of a as 10. I have attached my foo function and I am trying to call it with object. तो यहाँ पर मेरा जो फंक्शन का कॉल है वो स्टैंडअलोन इन्वोकेशन नहीं है. यहाँ पर मैं ओबीजे जो ऑब्जेक्ट है उसकी मदद से फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ. तो यहाँ पर जो मेरा कॉल साइट है वो ओबीजे है. ओके, तो वो जो कॉल साइट है मेरा, दैट ऑब्जेक्ट शुड बी यूज्ड फॉर दिस बाइंडिंग. सो इन दिस केस दिस ओबीजे विल बी पॉइंटेड, this will be pointed to this obj, and if we run this I can see the value is being printed as 10. Okay, so this is my implicit binding, but implicit binding can be lost sometime, can be lost in few cases. let's see वो केसेस क्या हैं. लेट्स से मैं यहाँ पर ओबीजे फू को कॉल करने की जगह इस फंक्शन को मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, और at later point of time in code I am calling this bar.
बिकॉज बार को मैंने इंटरनली वो फुल कॉल हो रहा है, लेकिन जो इनोकेशन है, जहाँ से इनोकेशन हुआ है वो एज ए स्टैंड अलोन हुआ है, तो यहाँ पर इम्प्लिसिट बाइंडिंग ख़त्म हो गई है। यहाँ पर हमारा जो दिस पॉइंट करेगा वो ओबीजे को पॉइंट नहीं करेगा, वो मेरा इम्प्लिसिट बाइंडिंग यहाँ पर ख़त्म हो गई। तो हमारा क्या आ गया फिर, डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग। डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग में जो हमारा स्ट्रिक्ट मोड है वहाँ पर अनडिफाइंड रहेगा दिस, तो यहाँ पर मुझे एरर मिलेगा सेम। ओके, सेम एरर मुझे आ रहा है। और ये चीज़ सेम चीज़ कुछ जो हमारे सॉरी फू नहीं, फंक ले लेता हूँ कोई, जो कि कॉल बैक, जो कि आफ्टर सम प्रोसेसिंग हमारा कॉल बैक को कॉल करेगा। तो बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन भी हैं जो हमारे कॉल बैक लेते हैं और वो इंटरनली कॉल बैक्स को कॉल करते हैं, जैसे सेट टाइम आउट वगैरह हो गए। तो यहाँ पर ये फंक्शन ले लिया जो कि कॉल बैक ले रहा है, तो इस फंक्शन में हमने कॉल बैक सेंड किया है। obj.foo मैं यहाँ पर कॉल नहीं कर सकता, एज ए फंक्शन सेंड करना है मुझे। जो obj.foo को जो कॉल करेगा वो फंक करेगा इंटरनली। तो लेकिन जो इनोकेशन है वो स्टैंड अलोन इनोकेशन हुई है यहाँ पर फिर से हमारा जो डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग रूल अप्लाई होगा, बिकॉज इम्प्लिसिट बाइंडिंग ख़त्म हो गई है, इनोकेशन स्टैंड अलोन हुआ है। तो यहाँ पर फिर से हमारा जो मुझे एरर मिलेगा, राइट, बिकॉज स्ट्रिक्ट मोड में रन कर रहा हूँ मैं और डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग में स्ट्रिक्ट मोड के अंदर दिस की वैल्यू अनडिफाइंड रहती है। ओके, सो वी विल फिक्स दिस केसेस इन एक्सप्लिसिट बाइंडिंग इन सम टाइम। ठीक है, तो अभी हम करते हैं एक्सप्लिसिट बाइंडिंग, जो कि हमारा थर्ड रूल है। एक्सप्लिसिट बाइंडिंग में क्या होता है कि whenever what we did in implicit बाइंडिंग, हमने ऑब्जेक्ट को मुटेट किया एंड जो फंक्शन की वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बनाया उसको, एंड देन ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने फंक्शन को कॉल किया। लेकिन अगर मैं ये सब चीज़ें नहीं करना चाहता एंड फॉर एनी फंक्शन इनवोकेशन मैं फोर्सफुली दिस की वैल्यू देना चाहता हूँ कि आप दिस की वैल्यू ये है, ये लीजिए और इसी को यूज़ कीजिए, तो उसके लिए एक्सप्लिसिट बाइंडिंग में हमें दो मेथड दिए गए हैं, कॉल एंड अप्लाई। डिफरेंस इनका बस यही है कि जो अप्लाई है वो सेकंड आर्गुमेंट एज एन एरे लेता है, जो कि आगे वो आर्गुमेंट्स के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं एक्सप्लिसिट बाइंडिंग का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फू फंक्शन ले लेता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। फंक्शन फू ले लिया मैंने। यहाँ पर मैं obj ले लेता हूँ, a की वैल्यू 100। ओके, और डायरेक्टली आई एम कॉलिंग फू बिकॉज दिस कॉल अप्लाई मेथड्स आर अवेलेबल ऑन फंक्शन प्रोटोटाइप। तो यहाँ पर मैं जो फर्स्ट आर्गुमेंट रहेगा वो दिस रहेगा। ठीक है, दिस की वैल्यू अब मुझे क्या पास करनी है, यहाँ पर मुझे पास करनी है obj। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि जो दिस की वैल्यू है वो आप इस फंक्शन इनवोकेशन, जस्ट फॉर दिस फंक्शन इनवोकेशन यूज़ कीजिए obj को। तो obj यूज़ किया उसने, तो उसने दिस डॉट ए को प्रिंट कर दिया 100, राइट। सो दिस इज़ माई एक्सप्लिसिट बाइंडिंग। बट हमारा जो यूज़ केस था, जो इम्प्लिसिट बाइंडिंग लॉस हो रही थी, वो अभी भी सोल्व नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर किसी इसको स्टोर नहीं कर सकता, बिकॉज मैं फू को उसी टाइम कॉल कर रहा हूँ। तो इसके लिए हमारे पास एक हार्ड बाइंडिंग का पैटर्न है, हार्ड बाइंडिंग पैटर्न जो कि आया था, जहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, फंक के अंदर मैं फू को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं फंक के अंदर मैंने फू को कॉल किया है और वहाँ पे मैं जो एक्सप्लिसिट बाइंडिंग उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इस फंक्शन को किसी भी तरीके को इससे कॉल कर सकता हूँ, या मैं इसे स्टैंड अलोन फंक्शन कॉल करूँ, या इसको मैं किसी दूसरे दिस के साथ ओवरराइड करना चाहूँ। ये ओवरराइड कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज इंटरनली मैंने हार्ड बाइंडिंग यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है फू डॉट कॉल में, जो कि मैंने obj। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर इंटरनली वो दिस की वैल्यू obj ही सेंड करेगा। अब मान लेते हैं यहाँ पर, बिकॉज ये जो बाइंडिंग है ये बिल्कुल अधूरी है, यहाँ पर अगर मैं कोई मुझे आर्गुमेंट सेंड करने हैं तो वो सेंड नहीं कर पाऊँगा।
let's say foo is also taking some parameter, let's say something, and then I print out this a. ओके तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ठीक है, फू के कॉल की जगह मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ फू डॉट अप्लाई, एंड यहाँ पर मैं ओबीजे सेंड कर दूँगा और जो भी आर्गुमेंट्स आ रही होंगी वो मैं सेंड कर दूँगा, बिकॉज अप्लाई मेथड हमारा एज एन एरे लेता है सेकंड आर्गुमेंट, जो कि हम अगली नेक्स्ट वीडियो में जब कॉल बाइंड अप्लाई का पॉलीफिल करेंगे तब देखेंगे। तो यहाँ पर फंक्शन, मैं अब इस फंक्शन में अपना कुछ भी सेंड कर सकता हूँ, 20 मैंने सेंड कर दिया समथिंग, बिकॉज यहाँ पर मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ए की वैल्यू खुद से सेट कर रहा हूँ फू के अंदर। सो लेट्स सी, नाउ यू कैन सी कि जो ए की वैल्यू है वो 20 सेट हो गई है। ये जो हार्ड बाइंडिंग पैटर्न है इतना फेमस हो गया कि यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ने एक ES5 में खुद का एक फंक्शन दे दिया है जो कि बाइंड मेथड, जो कि हार्ड बाइंडिंग के लिए यूज़ हो सकता है। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आई कैन डू foo dot bind and I can specify the binding this keyword which will be used for this binding। तो अब मैं यहाँ पर इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो मेरा ये कह रहा है कि मेरा जो यूज़ कीजिए जो दिस कीवर्ड है इसको, अब मैं इस बार को कॉल कर सकता हूँ 100 से, ठीक है। वो सेम चीज़ रहेगी यहाँ पर, बिकॉज ये जो मेथड है वो ES5 में आ गया है, ठीक है। ये हार्ड बाइंडिंग पैटर्न का ही मेथड है। सो दिस इज़ ऑल फॉर द एक्सप्लिसिट, वी हैव डिस्कस्ड कॉल एंड अप्लाई एंड ऑल्सो द बाइंड मेथड। Now the last rule is new binding. New binding is used in with the help of new keyword। जब भी हम न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं किसी फंक्शन के आगे तो एज ए कंस्ट्रक्टर फंक्शन बिहेव करता है। तो यहाँ पर 4 स्टेप होते हैं जब भी हम न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं। ए न्यूली ऑब्जेक्ट इज़ कंस्ट्रक्टेड, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, उसका प्रोटोटाइप जो है वो लिंक होता है। ये हमारे बिकॉज़ ये एक डिफरेंट टॉपिक है, ये हम बाद में देखेंगे, ये इस वीडियो के रेलेवेंट नहीं है। उसके बाद जो उस इन्वोकेशन है, जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन की इन्वोकेशन है या कोई क्लास की इन्वोकेशन है, तो उसमें जो दिस की वैल्यू यूज़ की जाएगी वो जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड ऑब्जेक्ट है वो यूज़ किया जाएगा फॉर दिस बाइंडिंग। ओके, and then that newly constructed object is being returned। ओके, तो ये 4 स्टेप हैं जिसमें हमारा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ रेलेवेंट है। तो एक बार ये भी देख लेते हैं। फंक्शन फू मैंने बनाया, अब मैं इसको कॉल करूँगा न्यू के साथ और यहाँ पर मैं सेट करूँगा 200। तो अभी हम इसको कंसोल करा लेते हैं बार को। नाउ इफ़ यू सी, बार के अंदर हमारा जो ए की वैल्यू है वो 200 सेट हो गई है, एंड दिस इज़ व्हाट न्यू बाइंडिंग डज। न्यू बाइंडिंग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देती है और उसको एज ए दिस कीवर्ड उसके अंदर पास करती है, एंड देन दैट कंस्ट्रक्टेड ऑब्जेक्ट इज बीइंग रिटर्न्ड। ओके, सो दिस इज न्यू बाइंडिंग डन फ्रॉम आवर साइड। नाउ वी विल डिस्कस द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। So whenever there are multiple rules are being applied on any place, then which has more priority, ये हम डिस्कस करने वाले हैं इस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में। सो बेसिकली जो हमारा डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग का रूल है, जो हमने फर्स्ट रूल डिस्कस किया था, दैट हैज़ लोवेस्ट प्रायोरिटी। सो इस रूल को कोई भी ओवरराइड कर सकता है, इम्प्लिसिट बाइंडिंग, एक्सप्लिसिट और न्यू बाइंडिंग तीनों इस रूल को ओवरराइड कर सकते हैं। सो इट हैज़ लोवेस्ट प्रायोरिटी। Okay, now we will see explicit versus implicit। इसमें क्या होने वाला है, ठीक है। explicit versus implicit, let's say I will print out this dot a पैरामीटर मैं हटा देता हूँ arguments। so what I will do is I will try to implement the implicit binding।
Okay, let me implement the implicit binding first. obj.foo. Okay, so this is my implicit binding जहाँ पर a की वैल्यू 20 प्रिंट हो गई है, राइट। लेकिन अगर मैं इसके साथ डायरेक्टली फू को कॉल करने की जगह मैं अगर यहाँ पर एक्सप्लिसिट बाइंडिंग भी ऐड कर दूँ, एक्सप्लिसिट बाइंडिंग यहाँ पर बोल रही है कि obj2 यूज़ कीजिए, इम्प्लिसिट बोल रही है कि obj यूज़ कीजिए। तो अब देखेंगे वी आर सीइंग कि 500 प्रिंट हुआ है, तो एक्सप्लिसिट बाइंडिंग मीन्स, राइट, एक्सप्लिसिट बाइंडिंग मीन्स हेयर इम्प्लिसिट से ज़्यादा एक्सप्लिसिट की प्रायोरिटी है। नेक्स्ट विल सी इम्प्लिसिट वर्सेस न्यू बाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पर मैं समथिंग ले लेता हूँ बिकॉज न्यू में हमें ओवरराइड करने के लिए कुछ तो चाहिए एज ए पैरामीटर। ठीक है, अब मैंने obj.foo को कॉल किया है, तो obj की वैल्यू जो है वो यहाँ पर कंसोल नहीं कराई मैंने, कंसोल करा लेता हूँ this.a को। और obj की वैल्यू यहाँ पर सॉरी मुझे पास भी करनी पड़ेगी, राइट। हाँ, obj की वैल्यू यहाँ पर 20 प्रिंट हुई है, obj के अंदर a की वैल्यू सेट हो गई 20। लेकिन अगर मैं इसकी जगह इसके बाद इसको दिस के साथ यूज़ करना चाहूँ, so will I be able to override this 20 with 100? let's see। तो अभी कंसोल करा लेते हैं बार को, बिकॉज अभी कंसोल करा लिया हमने बार को और यहाँ पर 100 रिटर्न हो रहा है, बिकॉज न्यू के साथ वी आर क्रिएटिंग ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड ऑब्जेक्ट और उसके अंदर हम 100 सेट कर रहे हैं और उसको हम रिटर्न कर रहे हैं। तो न्यू बाइंडिंग ऑल्सो विन्स विद इम्प्लिसिट Now the last one is explicit versus new binding, but I think new keyword and the call and apply method cannot be used together, so we cannot check this comparison। ओके, बिकॉज साथ में यूज़ नहीं हो सकते तो हम कंपैरिजन कैसे चेक करेंगे, बिकॉज साथ में यूज़ नहीं होंगे तो हमें कंपैरिजन करने की ज़रूरत भी नहीं है कभी। ओके, so this is all in this video. That's it from my side. If you like this video, please share and subscribe this channel, because आगे भी इस चैलेंज में बहुत सारे अच्छी वीडियो आने वाली हैं, अदर मशीन कोडिंग क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं। So yeah, that's it for this video. See you in the next. Thank you.